एनसीईआरटी का पॉलिटी क्लास 9 वाला ख़त्म हो चुका है। आज हम साइंस पे बात करेंगे, ठीक है। हो सके तो इस एक वीडियो में पहला और दूसरा दोनों चैप्टर निपटाएंगे। फिलहाल पॉलिटी को आपने अगर नहीं देखा सही से तो उसको देख लीजिए। हमें नहीं लगता कि अगर आप देखेंगे वीडियो को पॉलिटी वाले को तो आपसे कोई भी एक की पॉइंट्स जो होते हैं वो आपसे छूटेंगे। उस किताब से संबंधित जितने भी प्रकार के फैक्ट होंगे या जितने भी आपकी अवधारणाएं होंगी वो सारी छूटेंगी, ठीक है। तो आप उसको ज़रूर देख लीजिए एक बार। फिलहाल आज हम साइंस से देखेंगे और साइंस में हमारे आसपास के पदार्थ से इसकी शुरुआत करेंगे। अपने चारों नजर दौड़ाने पर हमें विभिन्न प्रकार की वस्तुएं नज़र आती हैं, ठीक है। आप मान लीजिए एक कमरे में बैठे हुए छोटे से, तो आपके आसपास एक स्टूडेंट टाइप लाइफ है आपकी, तो बगल में एक बोर्ड भी होगा, एक मेज होगी, एक कुर्सी होगा, उस पर किताबें हो सकती हैं, ठीक है। आपके कपड़े भी हो सकते हैं, पंखा भी एक हो सकता है, बिस्तर भी आपका है, ठीक है। एक चार्जर आपका हो सकता है वहाँ पे, बल्ब पंखा तो रहेगा ही। अगर ज़्यादा कुछ है तो एसी भी हो सकती है रूम में। स्टूडेंट लाइफ की बात कर रहे हैं। मोबाइल है आपके पास, पेन है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें तो जिनका आकार, आकृति और बनावट सबकी अलग अलग आपको नजर आएंगे। इस विश्व में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी होती है उसे बोलते वैज्ञानिकों ने कहा पदार्थ। ये सब किसी न किसी पदार्थ के बने होते हैं। जिस हवा में हम श्वास लेते हैं, जो भोजन हम खाते हैं, पत्थर, बादल, तारे, पौधे, पशु, यहाँ तक कि पानी की एक बूंद या रेत का एक कण, ये सब के सब क्या होते हैं? पदार्थ होते हैं, ठीक है। तो पदार्थ सामग्री से बनते हैं, ध्यान रखना भाई, ठीक है। ध्यान देने योग्य बात यह भी है कि ऊपर लिखी सभी वस्तुओं का द्रव्यमान होता है और यह कुछ स्थान भी घेरती है। पंखा भी स्थान घेरे हुए है, हवा भी घेर रही है ना। तो प्राचीन काल से ही मनुष्य अपने आसपास की समझने का प्रयास करता रहा है। भारत के प्राचीन दार्शनिकों ने पदार्थ को 5 मूल तत्वों में वर्गीकृत किया, जिन्हें कहा गया पंचतत्व। क्या है? वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल, आकाश। इनके अनुसार इन्हीं पंच तत्वों से सभी वस्तुएं बनी, चाहे वो सजीव हों या निर्जीव हों। उस समय के यूनानी दार्शनिकों ने भी पदार्थ को इसी प्रकार वर्गीकृत किया। तो यूनानी दार्शनिक का नाम याद रखना भाई। आधुनिक वैज्ञानिकों ने पदार्थ को भौतिक गुणधर्म, आज के वैज्ञानिक क्या किए हैं, भौतिक गुणधर्म और रासायनिक प्रकृति के आधार पर 2 प्रकार से वर्गीकृत करते हैं। इस अध्याय में हम क्या देखेंगे कि भौतिक गुणों के आधार पर पदार्थ के बारे में ज्ञान अर्जित करेंगे भैया, और पदार्थ के रासायनिक पहलुओं को आगे के अध्याय में हम पढ़ेंगे, ठीक है। पदार्थ का भौतिक स्वरूप क्या है? तो पदार्थ, सब पहली बात तो यह है कि कणों से मिलकर बना होता है। बहुत समय तक पदार्थ की प्रकृति के बारे में 2 विचारधाराएं थी। एक तो ये थी कि पदार्थ लकड़ी के टुकड़े की तरह सतत होते हैं, लेकिन अन्य विचारधारा का मानना था कि पदार्थ जो होते हैं रेत की तरह के कणों से मिलकर बने होते हैं। तो ये दोनों विचारधारा याद रखना। पदार्थ रेत की तरह के कणों से, आइए इस क्रियाकलाप के द्वारा पदार्थ के स्वरूप को देख लेते हैं। ये एक 100 ml का बीकर लेते हैं, उसमें जल से उसे आधा भरकर जल के स्तर पर निशान लगा देते हैं। नमक या शर्करा को कांच की छड़ की मदद से जल में घोल देते हैं। जल के स्तर में आए बदलाव पर हम ध्यान देते हैं। फिर नमक या शर्करा का क्या हुआ, ये कहाँ गायब हो गए, क्या जल के स्तर में कोई बदलाव आया? तो बदलाव तो जल के स्तर में नहीं आता है, और जो शर्करा है या नमक है वो उसमें घुल जाता है पानी के अंदर, ठीक है। तो आपको एक चीज़ ये पता हो गई कि घोलने के बाद उसके मतलब स्तर में कोई परिवर्तन, मतलब जब बढ़ेगा थोड़ी ना, है ना, बढ़ता नहीं है। इन प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए हमें इस विचार को स्वीकारना होगा कि सभी पदार्थ कणों से बने होते हैं। उपरोक्त क्रियाकलाप में चम्मच में रखी नमक या शर्करा पूरे पानी में घुल गई, जैसा चित्र 1 में दर्शाया गया है। तो चित्र कहाँ है? एक यहाँ पे, ठीक है। यहाँ बताया जब हम जल में नमक घोलते हैं तो नमक के कण के जल के कणों के बीच रिक्त स्थानों में समावेशित हो जाते हैं, ठीक है। पदार्थ के ये कण कितने छोटे होते हैं, ये भी एक बात है। तो इसका क्रियाकलाप है कि पोटेशियम परमैंगनेट के 2 या 3 क्रिस्टल को 100 ml पानी में घोल देते हैं। इस घोल में से लगभग 10 ml घोल निकालकर उसे 90 ml जल में मिला देते हैं, ठीक है। फिर इस उपरोक्त घोल में से 10 ml निकालकर उसे भी 90 ml में मिलाएंगे। इसी प्रकार हम 5 से 8 बार तक
तनुकृत इसको करते रहेंगे, मतलब 10 ml निकाल के 90 ml में मिलाएंगे। ठीक है, क्या जल अब भी रंगीन है? तो यहाँ पे देखेंगे फिर क्या होगा। अनुमान लगाइए पदार्थ के कण कितने छोटे हैं। प्रत्येक बार तनुकृत करने पर घोल का रंग हल्का होता चला जाता है। ये पानी था, यहाँ पे घोल हो गया, ये देखिए गाढ़ा है, फिर यहाँ पे थोड़ा हल्का हुआ, फिर ये हल्का हुआ, फिर और ये हल्का हो गया। ठीक है, तो हल्का होता चला जा रहा है। ठीक है, यह प्रयोग दर्शाता है कि पोटेशियम परमैंगनेट के बहुत थोड़े से क्रिस्टलों से पानी की बहुत अधिक मात्रा भी रंगीन हो जाती है। इससे हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि पोटेशियम परमैंगनेट के केवल एक क्रिस्टल में कई सूक्ष्म कण होते हैं। तो यह बात आपको पता हो गई। ये कण छोटे छोटे कणों में विभाजित होते रहते हैं और अंततः एक स्थिति में ये कण और छोटे भागों में विभाजित नहीं किए जा सकते एक स्थिति के बाद। ठीक है, पोटेशियम परमैंगनेट की जगह 2 ml डेटॉल से भी हम ये क्रियाकलाप कर सकते हैं। लगातार तनुकृत होने पर भी उसकी महक हमें मिलती रहती है। ठीक है, ध्यान रखना। पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण होते भैया, तो पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान भी होता है, ये भी पता होना चाहिए। तो ये फैक्ट के रूप में याद रखना है। ठीक है, नमक, शर्करा, डेटॉल, पोटेशियम परमैंगनेट के कण समान रूप से पानी में वितरित हो गए। इसी प्रकार जब हम चाय, कॉफ़ी, नींबू पानी में बनाते हैं तो एक पदार्थ के कण दूसरे पदार्थ के कणों के रिक्त स्थानों में समावेशित हो जाते हैं। यह दर्शाता है कि पदार्थ के कणों के बीच पर्याप्त रिक्त स्थान होता है। तो हमें क्या पता हुआ, बार बार यही पता हो रहा कि पदार्थ के कणों के बीच पर्याप्त स्थान, रिक्त स्थान होता है। ठीक है, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, ये भी सही बात है। अपनी कक्षा के किसी कोने में एक बुझी हुई अगरबत्ती रख दें। ठीक है, इसकी सुगंध लेने के लिए आपको इसके कितने समीप जाना पड़ता है। अब अगरबत्ती जला दें, तब क्या होगा? क्या दूर से ही इसकी सुगंध आपको मिलती? बिल्कुल मिलेगी। आप ऐसा करके देख सकते हैं, तो अपने घर में भी कर सकते हैं आप खुद से। जल से भरे 2 गिलास या 2 बीकर लें। पहले बीकर के एक सिरे पर सावधानी से एक बूंद लाल या नीली स्याही डाल दें और दूसरे में शहद डाल दें। इनको अपने घर में या कक्षा के एक कोने में रख दें। अपने प्रेक्षण को नोट करें। स्याही की बूंद डालने के तुरंत बाद आपने क्या देखा और शहद डालने पर क्या हुआ। स्याही का रंग पूरे जल में एक समान रूप से फैलने में कितना दिन या घंटे लग जाते हैं स्याही को, वहीं पर शहद को कितना टाइम लगेगा। ठीक है, यहाँ फिर एक क्रियाकलाप है। एक गिलास गर्म पानी से और दूसरा ठंडे पानी से भरे गिलास में कॉपर सल्फेट या पोटेशियम परमैंगनेट का एक क्रिस्टल डालें और एक और उसको रख देते हैं। हिलाना नहीं है, सिर्फ रखना है। और क्रिस्टल सतह पर बैठ जाए। ठीक है, गिलास में ठोस क्रिस्टल के ठीक ऊपर क्या दिखाई देता है, समय बीतने पर क्या होता है, ये सब चीज़ें आप करके इसमें देख सकते हैं। तीनों क्रियाकलाप में हम निम्नलिखित निष्कर्ष निकालते हैं। कौन कौन सा निष्कर्ष निकले देखिए। पहली बात तो पदार्थ के कण जो होते हैं वो निरंतर गतिशील होते हैं। भाई शहद डाली जाएगी तो धीरे 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 घुलती ही रहेगी पूरे पानी में। वही हाल स्याही का भी रहा। तापमान बढ़ने से कणों की गति तेज हो जाती है, ये पॉइंट आपको याद रखने की जरूरत है। तापमान बढ़ने से कणों की गति तेज हो जाती है, इसलिए हम कह सकते हैं तापमान बढ़ने से कणों की गतिज ऊर्जा भी बढ़ती है। ठीक है, उपरोक्त तीनों क्रियाकलापों में हमने देखा कि पदार्थ के कण अपने आप ही एक दूसरे के साथ अंतः मिश्रित हो जाते हैं। ऐसा कणों के रिक्त स्थानों में समावेश के कारण होता है। ठीक है, ध्यान रखना, 2 विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना ही विसरण कहलाता है। क्या? 2 विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना ही विसरण कहलाता है। हमें यह भी पता चलता है कि गर्म करने पर विसरण तेज होता है, तो ऐसा क्यों होता है ये भी हमको पता करने की जरूरत है। फिर पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ये भी ध्यान रखना भैया। इस खेल को एक मैदान में खेलें। आगे बताए गए ढंग से 4 समूह बनाकर मानव श्रृंखला बनानी है। पहला समूह ईद मिश्मी नर्तकों की तरह एक दूसरे को पीछे से कसकर पकड़ लें, ऐसे। ठीक है, दूसरा समूह एक दूसरे का हाथ पकड़कर मानव श्रृंखला बना ले। तीसरा केवल उंगली के सिरे से छूकर एक श्रृंखला बनाए। अब चौथा समूह उपरोक्त वर्णित तीनों मानव श्रृंखलाओं को तोड़कर छोटे समूहों में बांटने का प्रयास कर दे। किस समूह को तोड़ना आसान होगा? अंगुली जो टच हुई होगी ना, उसको तोड़ना आसान है। जो एक दूसरे को जकड़े हुए हैं उनको तोड़ना बड़ा मुश्किल है। पकड़े हुए हैं जो एक दूसरे को अच्छे से, है ना। तो किस समूह को तोड़ना आसान था और क्यों था? यदि हम प्रत्येक विद्यार्थी को पदार्थ का एक
कण मानते हैं तो किस समूह में कणों ने एक दूसरे को सबसे अधिक बल से पकड़ रखा था? एक लोहे की कील, एक चौक का टुकड़ा, एक रबर बैंड। 3 है आपके पास। इन पर हथौड़ा मारा जाए, काटकर, खींचकर, भंगुर करने का प्रयास करना है। इन तीनों में से किसके कण अधिक बल से एक दूसरे से जुड़े हैं, ये आपको समझना है। एक यहाँ है कि एक थाली में जल लेकर उसे उंगली से काटने का प्रयास करें। जल को उंगली ऐसे किसी बर्तन में रखें और ऐसे उसमें उंगली चलाएं, बीच में काटना वैसे होता है। ठीक है, क्या जल की सतह कटती है? जल की सतह ना कटने का कारण क्या है? तो उपरोक्त तीनों क्रियाकलाप सुझाते हैं कि पदार्थ के कणों के बीच एक बल कार्य करता है। ये जो बल होता है ना, वो कणों को एक साथ जोड़ कर रखता है भैया। और इस आकर्षण बल का सामर्थ्य होता है प्रत्येक पदार्थ में अलग अलग। लोहे का अपना है, रबड़ का अपना था और पानी का अपना था। ठीक है, फिर यहाँ पे प्रश्न भी दे दिए गए। कुर्सी, वायु, स्नेह, गंध, घृणा, बादाम, विचार, शीत, नींबू, पानी, इत्र की सुगंध, इनमें से कौन से पदार्थ हैं? ठीक है, ये बताना है। ठीक है, इसमें फिर अगला है कारण बताना। गर्मी गर्म खाने की गंध कई मीटर दूर से ही आपके पास पहुंच जाती है, लेकिन ठंडे खाने की महक लेने के लिए आपको उसके पास जाना पड़ता है। वही अगरबत्ती वाला एग्जाम्पल। तो उसका कारण क्या है? स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी काट पाता है, इससे पदार्थ का कौन सा गुण प्रेक्षित होता है? पदार्थ के कणों की क्या विशेषताएं होती हैं? तो इन सब प्रश्नों का आपको उत्तर देना है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर पढ़ेंगे ना, तब आपको एनसीईआरटी अच्छे से समझ में आ जाएगी। इसकी साइंस जो साइंस वाली है, क्योंकि इसमें कई सारे क्रियाकलाप दिए गए हैं, तो ये आपको पता चल जाएंगे तभी। ठीक है, अब आप चैप्टर को पूरी तरह से समझ जाएंगे। पदार्थ की अवस्थाएं होती हैं, तो पदार्थ पता है 3 अवस्थाएं होती, ठोस, द्रव और गैस। तो ठोस अवस्था क्या है भाई? पेन, किताब, सुई और लकड़ी की छड़ इकट्ठा करनी है आपको। इन वस्तुओं के चारों ओर पेंसिल घुमाकर इनके आकार को रेखा चित्र बनाएं। आकार का क्या इन सभी का निश्चित आकार, स्पर्श सीमाएं और स्थिर आयतन है? इस पर हथौड़ा मारने, खींचने, गिराने से क्या होता है? क्या इनका एक दूसरे से विसरण संभव है? बिल्कुल रहेगा। बल लगाकर इनको संपीड़ित करने का प्रयास करें, क्या इनका संपीड़न होता है? उपरोक्त सभी उदाहरण है ठोस के। ठीक है, हम देख सकते हैं कि इन सभी का एक निश्चित आकार है, इनकी स्पष्ट सीमा है, स्थिर आयतन है, मतलब नगण्य संपीड्यता होती है। मतलब अब आपको ये पता हो गया कि जो ठोस होता है ना, उसकी नगण्य संपीड्यता होती है, स्पष्ट सीमा है, निश्चित आकार है, स्थिर आयतन है। ठीक है, बाह्य बल लगाने पर भी ठोस अपने आकार को बनाए रखते हैं। बल लगाने पर ठोस टूट सकते हैं, लेकिन इनका आकार नहीं बदलता, वो टूटते जरूर हैं। ठीक है, इसलिए ये दृढ़ होते हैं। निम्नलिखित पर विचार करना है। जैसे रबर बैंड को क्या माना जाएगा? क्या खींच कर इसका आकार बदला जा सकता है? क्या ये ठोस है? नहीं। इसको खींचेंगे जब तक इस पर जोर लगेगा, तब तक ये खिंचाव में रहेगा। जैसे इसको छोड़ देंगे, फिर वो अपनी वास्तविक अवस्था में आ जाएगा। ठीक है, तो इस ठोस है नहीं। स्पंज क्या है? ये ठोस है, लेकिन फिर भी इसका संपीड़न संभव है। तो क्यों है? ठीक है, चलो, ये सभी ठोस ही हैं। एक मिनट, हाँ, अच्छा, रबर बैंड को क्या माना जाएगा? क्या खींचकर इसका आकार बदला जा सकता है? रबर बैंड की बात कर रहे थे। ठीक है, ठोस ही है, क्योंकि बाह्य बल लगाए जाने पर रबर बैंड का आकार बदलता है। हाँ, बदलता है। बल हटा लेने पर यह पुनः अपने मूल आकार में आ जाता है। अत्यधिक बल लगाने पर टूट जाता है। ठोस है, रबर भी ठोस है, हमको यहाँ पे गलती नहीं करनी। ठीक है, दूसरा, चाहे हम शर्करा या नमक को अपने हाथ में लें या किसी प्लेट या जार में रखें, इनके क्रिस्टलों के आकार नहीं बदलते। स्पंज में बहुत छोटे छिद्र होते हैं, जिनमें वायु का समावेश होता है। जब हम इसे दबाते हैं तो वो वायु बाहर निकलती हैं, जिससे इसका संपीड़न संभव होता है। ठीक है, तो ये भी आपको पता हो गया भाई। चलिए, क्रियाकलाप है। निम्नलिखित वस्तुओं को एकत्रित करना है। फिर से जल, खाना पकाने का तेल है, दूध है, जूस, शीतल पेय है। विभिन्न आकार के बर्तन, प्रयोगशाला के एक मापक सिलेंडर की सहायता से इन बर्तनों में 50 ml पर निशान लगा लें। इन द्रवों को फर्श पर डाल देने पर क्या होगा? किसी एक द्रव का 50 ml माप कर विभिन्न बर्तनों में क्रमशः एक एक करके डालें। क्या प्रत्येक बार आयतन एक समान रहता है?
ठीक है, विभिन्न बर्तनों में डालना है, वो जिस जिस बर्तन में पड़ेगा उसका उसका आकार लेगा वो। कोई चौड़ी गिलास होगी, कोई पतली वाली गिलास होगी, है ना, कोई कटोरी हो सकती है। ठीक है, तो ये है इसमें। प्रेक्षण से हम ये पाते हैं द्रव का आकार नहीं होता है, लेकिन इसका आयतन है, निश्चित होता है आयतन। ठीक है, तो द्रव का आकार निश्चित नहीं है, आकार नहीं है इसका कोई, लेकिन आयतन इसका निश्चित होता। भाई 1 लीटर पानी तो 1 लीटर ही होगा ना, वो उसको किसी पतले से बोतल में भर दो बड़ा दिखेगा, किसी चौड़े वाले बोतल में भर दिए कम दिखेगा, ये होगा। ठीक है, जिस बर्तन में इन्हें रखा जाए वो तो ये उसी का आकार लेते हैं। द्रव में बहाव होता है, इनका आकार बदलता है, इसीलिए दृढ़ नहीं लेकिन तरल होते हैं। ठीक है, 1.4 और 1.5 के संदर्भ में हमने देखा कि ठोस और द्रव का विसरण द्रव में संभव है। वातावरण की गैसें विसरित होकर जल में घुल जाती हैं। ये गैसें विशेषतः ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जलीय जंतुओं और पौधों के लिए अनिवार्य होती हैं। सभी जीवधारी अपने जीवन निर्वाह के लिए श्वास लेते हैं। जलीय जंतु जल में घुली ऑक्सीजन के कारण श्वास लेते हैं। इस तरह से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि द्रव में ठोस, द्रव और गैस तीनों का विसरण संभव है। ठोसों की अपेक्षा द्रव में विसरण की दर अधिक होती है, ये भी आपको पता हो गया। ठोसों की अपेक्षा द्रवों में विसरण की दर अधिक होती है। ऐसा क्यों है? क्योंकि भैया द्रव अवस्था में पदार्थ के कण स्वतंत्र रूप से गति करते हैं, आपको ध्यान रखना है। और ठोस की अपेक्षा द्रव के कणों में रिक्त स्थान भी अधिक होता है। ठीक है, आगे देखेंगे गैसीय अवस्था क्या है। आपने कभी किस उस गुब्बारे वाले पर ध्यान दिया है जो गैस के एक ही सिलेंडर से बहुत सारे गुब्बारों में हवा भरता है? उसे पता लगाएं कि एक सिलेंडर से वह कितने गुब्बारे भरता है। उसे पूछिए कि सिलेंडर में कौन सी गैस है। 100 ml की 3 सिरिंज लें, उनके सिरे को रबर के कॉर्क से बंद कर दें, जैसा कि 1.4 में दिखाया जा रहा है। सभी सिरिंजों के पिस्टन को हटा लें। पहली सिरिंज में हवा रहने दें, दूसरी में जल, तीसरे में चॉक के टुकड़े। पिस्टन को वापस सिरिंज में लगाना है और सिरिंज के पिस्टन की गतिशीलता आसान करने के लिए उस पर थोड़ी वैसलीन लगा दें, फिसलने में काम आए। ठीक है, अब पिस्टन को सिरिंज में डालकर संपीड़ित करने की कोशिश करनी है। ये कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये पिस्टन है, ये गैस है, यहाँ पे रबर का कॉर्क लगा हुआ है। आपने क्या देखा भाई? हमने देखा कि ठोस और द्रवों की तुलना में गैसों की संपीड्यता काफ़ी अधिक होती है। तो हमें ये पता हो गया गैसों की जो संपीड्यता होती है ठोस द्रव की अपेक्षा सबसे अधिक होती है। ठीक है, हमारे घरों में खाना बनाने में उपयोग की जाने वाली द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस एलपीजी या अस्पतालों में दिए जाने वाले ऑक्सीजन सिलेंडर में संपीड़ित गैस होती है। आजकल वाहनों में ईंधन के रूप में संपीड़ित प्राकृतिक गैस का उपयोग होता है और संपीड़ितता काफ़ी अधिक होने के कारण गैस के अत्यधिक आयतन को एक कम आयतन वाले सिलेंडर में संपीड़ित किया जाता है। मतलब गैस के अत्यधिक आयतन को एक कम आयतन वाले सिलेंडर में संपीड़ित कर देते हैं। इसका मूल कारण ये है कि इसकी संपीड्यता काफ़ी अधिक होती है। ठीक है, ध्यान रखना इसका भाई। और आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जा सकता है। ठीक है, हमारी नाक तक पहुंचने वाली गंध से बिना रसोई में प्रवेश किए ही हम जान सकते हैं कि क्या पकाया जा रहा है। ये गंध हम तक कैसे पहुंचती है? खाने की गंध के कण वायु में मिल जाते हैं और रसोई से फैलकर हम तक पहुंच जाते हैं। ये गंध के कण दूर भी जा सकते हैं। पके हुए गर्म खाने की महक हमारे पास तक कुछ ही क्षणों में पहुंच जाती है। इसकी तुलना ठोस और द्रवों के विसरण से करें। कणों की तेज गति और अत्यधिक रिक्त स्थानों के कारण गैसों का अन्य गैसों में विसरण बहुत तीव्रता से होता है। ठीक है, ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे प्रश्न कई सारे दिए गए हैं आपके लिए। गैसीय अवस्था में कणों की गति अनियमित और अत्यधिक तीव्र होती है। इस अनियमित गति के कारण ये कण आपस में और बर्तन की दीवारों से टकराते हैं। बर्तन की दीवार पर गैस कणों द्वारा प्रति इकाई क्षेत्र पर लगे बल के कारण गैस का दबाव बनता है। ठीक है, तो ये आपके लिए प्रश्न भी इसमें दे दिए गए हैं। कारण बताना है। गैस पूरी तरह उस बर्तन को भर देती है जिसमें इसे रखते हैं। तो क्यों रखते हैं, क्यों भर जाती है? क्योंकि उसकी संपीड़ितता अधिक होती है। गैस बर्तन की दीवारों पर दबाव डालती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। क्या पदार्थ अपनी अवस्था को बदल सकता है? बिल्कुल बदलेगा। तो
तो हम अपने परीक्षण से जान सकते हैं कि जल पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में रह सकता है। जल, तो एक चीज़ ये पता हो गया कि जल जो है पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में विद्यमान है। ठीक है, ठोस जैसे बर्फ है, द्रव जैसे जल है, गैस जैसे जल वाष्प है। ठीक है, अवस्था बदलने के दौरान पदार्थ के अंदर क्या होता है, अवस्था के परिवर्तन से पदार्थ के कणों पर क्या प्रभाव पड़ता है, क्या हमें इन प्रश्नों का उत्तर नहीं खोजना चाहिए? तो खोजना चाहिए, तो खोजिए। तापमान परिवर्तन का प्रभाव। एक बीकर में 150 ग्राम बर्फ का टुकड़ा लें और चित्र 1.6 अनुसार उसमें प्रयोगशाला में प्रयुक्त थर्मामीटर को इस प्रकार लटका दें कि थर्मामीटर का बल्ब बर्फ को छू रहा हो। ठीक है भैया, धीमी आंच पर बीकर को गर्म करना शुरू करें। जब बर्फ पिघलने लगे तो तापमान नोट कर लें। जब संपूर्ण बर्फ जल में परिवर्तित हो जाए तो फिर से नोट करना है तापमान। ठोस से द्रव अवस्था में होने वाले परिवर्तन में प्रेक्षण को नोट करना है। अब बीकर में कांच की छड़ डालनी है, हिलाते हुए गर्म करें और जब तक जल उबलने न लगे तब तक ऐसे करना हमें। थर्मामीटर की माप पर बराबर नजर रखे रहें और जब तक कि अधिकतर जलवाष्प ना बन जाए। तो क्या होगा, ठोस के तापमान को बढ़ाने पर उसके कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। हमने पहले ही पढ़ रखा है। गतिज ऊर्जा में वृद्धि होने के कारण कण अधिक तेजी से कंपन करने लगते हैं। ऊष्मा के द्वारा प्रदत्त की गई ऊर्जा कणों के बीच के आकर्षण बल को पार कर लेती है। इस कारण कण अपने नियत स्थान को छोड़कर अधिक स्वतंत्र होकर गति करने लगते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, ऊष्मा के द्वारा क्या होता है कि प्रदत्त जो ऊर्जा दी जाती है ना कणों के बीच में, उनके आकर्षण बल को वो पार कर लेती है। ठीक है, और यही कारण होता है कि ये नियत स्थान को छोड़कर अधिक स्वतंत्र होकर गति करते हैं। ठीक है, एक अवस्था ऐसी आती है जब ठोस पिघलकर द्रव में परिवर्तित हो जाता है और जिस न्यूनतम तापमान पर ठोस पिघलकर द्रव बनता है उसे बोलते हैं गलनांक। न्यूनतम तापमान पर ठोस पिघलकर जब द्रव बने तो उसी को हम गलनांक कहते हैं। किसी ठोस का गलनांक क्या होता है, उसके कणों के बीच के आकर्षण बल के सामर्थ्य को दर्शाता है। भैया ध्यान रखना, गलनांक ठोस का जो होता है वो क्या दर्शाता है, उसके कणों के बीच के आकर्षण बल के सामर्थ्य को। ठीक है, बर्फ का गलनांक कितना होता है, 273.273.15 केल्विन। गलने की प्रक्रिया यानी ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तन को हम कहते हैं संगलन। संगलन क्या है, ठोस से द्रव में बदलने की प्रक्रिया है। किसी ठोस के गलने की प्रक्रिया में तापमान समान रहता है, ऐसे में ऊष्मीय ऊर्जा कहाँ जाती है फिर? तो गलने के प्रयोग की प्रक्रिया के दौरान आपने ध्यान दिया होगा कि गलनांक पर पहुंचने के बाद जब तक संपूर्ण बर्फ पिघल नहीं जाती तापमान नहीं बदलता है। ठीक है, तो बीकर को ऊष्मा प्रदान करने के बावजूद भी ऐसा ही होता है। कणों के पारस्परिक आकर्षण बल को वशीभूत करके पदार्थ की अवस्था को बदलने में इसी ऊष्मा का उपयोग करते हैं। यह होता है चूँकि तापमान में बिना किसी तरह की वृद्धि दर्शाए इस ऊष्मीय ऊर्जा को बर्फ अवशोषित कर लेती है और यह माना जाता है कि यह बीकर में ली गई सामग्री में छुपी रहती है, जिसे गुप्त ऊष्मा कहते हैं। ठीक है, गुप्त ऊष्मा क्या होती है पता हो। यह गुप्त का अभिप्राय है छुपी हुई। वायुमंडलीय दाब पर 1 kg ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे बोलते हैं संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा। क्या है कि वायुमंडलीय दाब पर 1 kg ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी भी ऊष्मा की जरूरत पड़ेगी, ऊष्मीय ऊर्जा की जरूरत होगी, उसी को हम क्या बोलेंगे, संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा बोलेंगे। मतलब 0 डिग्री सेंटीग्रेड। यही है, ये पता हो गया कि संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा क्या होती है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड या 273 केल्विन। पर जल के कणों की ऊर्जा उसी तापमान पर बर्फ के कणों की ऊर्जा से अधिक होती है। जब हम जल में ऊष्मीय ऊर्जा देते हैं तो कण अधिक तेजी से गति करते हैं। एक निश्चित तापमान पर पहुंचकर कणों में इतनी ऊर्जा आ जाती है कि वे परस्पर आकर्षण बल को तोड़कर स्वतंत्र हो जाते हैं। इस तापमान पर द्रव गैस में बदलना शुरू हो जाता है। वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है उसे इसका क्वथनांक कहते हैं। जब ये उबलने लगे, जिस बिंदु पर उबलता है उसी को क्वथनांक कहते हैं। जब गलना शुरू होता है उसको गलनांक बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। क्वथनांक क्या है भाई, क्वथनांक ध्यान रखना एक समष्टि गुण होता है। ध्यान रखना, द्रव के सभी कणों को इतनी ऊर्जा मिल जाती है कि वे वाष्प में बदल जाते हैं। जल के लिए तापमान 373 केल्विन मतलब 100 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब
273 + 100 = 373 केल्विन होता है। ठीक है, क्या आप वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा को परिभाषित कर सकते हैं? बिल्कुल कर देंगे, इसी बेस पर कर देंगे। इसे उसी तरह परिभाषित कीजिए जैसे हमने संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा को परिभाषित किया है। 373 केल्विन तापमान पर भाप मतलब वाष्प क्या होगा कि कणों में उसी तापमान पर पानी के कणों की अपेक्षा अधिक ऊर्जा होती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि भाप के कणों ने वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के रूप में अतिरिक्त ऊष्मा अवशोषित कर ली है। ठीक है, अतः हम कह सकते हैं कि भैया तापमान बदलकर हम पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदल सकते हैं। हमने सीखा कि गर्म करने पर पदार्थ की अवस्था बदल जाती है, गर्म होने पर ये ठोस से द्रव और द्रव से गैस बन जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे में गैस में और वापस फिर ठोस में हो जाते हैं। तो वो कौन सी चीज़ें हैं भाई, ये आपको ध्यान रखना है और ये स्टेटमेंट भी याद रखना है। कुछ कुछ की बात हो रही, सभी की बात नहीं हो रही, सिर्फ कुछ की बात हो रही। कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस में और फिर वापस ठोस में बदल जाते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। जैसे कपूर है, अमोनियम क्लोराइड है, इसके चूर्ण करके चीनी की प्याली में डाल दें। चीनी मिट्टी वाला प्याली होता है ना, एक कीप को उल्टा करके इस प्याले के ऊपर रख दें। इस कीप के एक सिरे पर रुई का एक टुकड़ा रख दें, जैसा इसमें दिखाया गया है। रुई का टुकड़ा यहाँ रखा गया है, उल्टा रखा हुआ कीप है, ठोस बना अमोनियम क्लोराइड इसमें, ठीक है, लगा हुआ। ये प्लेट में रखा हुआ चीनी मिट्टी की प्याली है जिसमें सारी चीज़ें रखी गई। ठीक है, और ये जो बीच में दिख रहा है ये वाष्प बना हुआ अमोनियम क्लोराइड है। ठीक है, और पानी वानी द्रव नहीं बना, भाप नहीं बना, वो सीधे गैस में बदल गया। ठीक है, द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस में बदलने की प्रक्रिया जो होती है, ये भी पता हो जाए कि द्रव अवस्था में जब ना ही परिवर्तित होना है, मतलब कोई भी चीज़ है वो द्रव में ना परिवर्तित होकर सीधे गैस में बदल जाए तो होती है ऊर्ध्वपातन, और गैस से सीधे ठोस में बदल जाए तो उसको बोलते हैं निक्षेपण। तो सीधी सी बात है, ठोस से गैस बने ऊर्ध्वपातन, गैस से ठोस बने निक्षेपण होता है। ठीक है, ध्यान रखना इसका। दाब परिवर्तन का क्या प्रभाव होता है भाई? हम जानते हैं कि घटक कणों के बीच की दूरी में अंतर होने के कारण पदार्थों के विभिन्न अवस्थाओं में अंतर होता रहता है। पदार्थों की विभिन्न अवस्थाओं में, ठीक है, किसी सिलेंडर से में भरी गैस पर दाब लगाने संपीड़ित करने पर क्या होगा? क्या इसके कणों के बीच की दूरी कम हो जाएगी? क्या आपको लगता है कि दाब बढ़ाने या घटाने से पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन हो सकता है? तो हो सकता है, तो उसको देखते हैं। दाब के बढ़ने और तापमान घटने से गैस द्रव में बदल सकती है। क्या आपने ठोस कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में सुना है? इसे उच्च दाब पर संग्रहित किया जाता है। जब वायुमंडलीय दाब का माप 1 एटमॉस्फियर हो तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड द्रव अवस्था में आए बिना ठोस सीधे गैस में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, तो थोड़ा याद रखना ये कब ऐसा होता है। ठीक है भाई, यही कारण है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को हम शुष्क बर्फ भी कहते हैं। ठीक है, ये आपको पता होगा, ये आपको कई बार पढ़े होंगे, लेकिन ऐसा क्यों होता है आपको पढ़ने के लिए यहाँ पे समझना पड़ेगा कि जब कार्बन डाइऑक्साइड उच्च दाब पर संग्रहित किया जाता है, उच्च दाब पर कार्बन डाइऑक्साइड संग्रहित किया जाता है, जब वही वायुमंडलीय दाब का 1 एटमॉस्फियर हो तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड द्रव अवस्था में ना ही आकर सीधे वो गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, इसीलिए ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहते हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि पदार्थ की अवस्थाएं मतलब ठोस, द्रव, गैस दाब और तापमान के द्वारा तय होती हैं। तो एक स्टेटमेंट ये भी ध्यान रखना है कि पदार्थ की अवस्थाएं जो होती हैं वो दाब और तापमान के द्वारा तय होती हैं। ठीक है चलिए, वाष्पीकरण क्या भाई? पदार्थ की अवस्था बदलने के लिए क्या सदैव ऊष्मा देना या दाब बदलना आवश्यक है? क्या आपने अपने दैनिक जीवन से आप ऐसा कोई उदाहरण दे सकते हैं जिसमें बिना क्वथनांक पर पहुँचे क्या कोई द्रव वाष्प अवस्था में बदल जाता है? जल को खुला छोड़ देने पर यह धीरे धीरे वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, गीले कपड़े सूख जाते हैं, इन दोनों उदाहरणों में जल का क्या हुआ? जल वाष्प बनकर उड़ गया। हम जानते हैं कि पदार्थ के कण हमेशा गतिशील होते हैं और कभी रुकते नहीं। एक निश्चित तापमान पर गैस, द्रव या ठोस के कणों में विभिन्न मात्रा में गतिज ऊर्जा होती है
और द्रव में सतह पर स्थित कणों के कुछ अंशों में इतनी गतिज ऊर्जा होती है कि वे दूसरे कणों के आकर्षण बल से मुक्त हो जाते हैं। क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तित होने की इस प्रक्रिया को हम वाष्पीकरण कहते हैं। उस वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो इसमें हम ये क्रियाकलाप दिया गया है। इसमें हम देख सकते हैं, खुले चीनी मिट्टी की प्याली में 5 ml जल रखकर उसे अपनी कक्षा के किसी अलमारी के अंदर रख देना है। कमरे का तापमान नोट कर लेना है। इन सभी परिस्थितियों में वाष्पीकरण में लगे समय या दिन को भी नोट करना है। बारिश के दिन भी इन क्रियाकलापों को करके अपने प्रेक्षण लिखें। ठीक है, तो आपने ध्यान दिया ये कि वाष्पीकरण की दर निम्नलिखित के साथ बढ़ती है। कैसे कैसे बढ़ेगी? सतह क्षेत्र बढ़ने पर। पहली बात, वाष्पीकरण की दर कब बढ़ेगी? तो वो है सतह क्षेत्र बढ़ने पर। मतलब ये है कि वाष्पीकरण एक सतही प्रक्रिया होती है, ये आपको पॉइंट याद रखना है। सतही क्षेत्र बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर भी बढ़ जाती है। जैसे कपड़े सुखाने के लिए हम उन्हें फैला देते हैं, अभी एक साथ उसको सिकोड़ कर रख देते हैं या एक ऊपर नीचे करके रख दें, तो क्या होगा? वो जल्दी सूखेगा, बहुत टाइम लग जाएगा। लेकिन हम एक एक करके उसको फैला देते हैं तो क्या हो जाता है? वो जल्दी सूख जाता है। ठीक है, ये होता है। तो सतही प्रक्रिया है पहली चीज। फिर तापमान में वृद्धि भी प्रभावित करती है वाष्पीकरण की प्रक्रिया को। तापमान बढ़ने पर अधिक कणों को पर्याप्त गतिज ऊर्जा मिलती है, जिससे वे वाष्पीकृत हो जाते हैं। फिर आर्द्रता में कमी हो। वायु में विद्यमान जलवाष्प की मात्रा को बोलते हैं आर्द्रता। ये कई बार पेपर में भी पूछा गया, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जलवाष्प की मात्रा होती है आर्द्रता वायु में। किसी निश्चित तापमान पर हमारे आसपास की वायु में एक निश्चित मात्रा में ही जल वाष्प होता है। जब वायु में जल कणों की मात्रा पहले से ही अधिक होगी तो वाष्पीकरण की दर घट जाएगी। ठीक है, पहले से अधिक है तो घट जाएगी, नहीं है तो बढ़ जाएगी। ठीक है, वायु की गति में वृद्धि भी इसको प्रभावित करती है, वाष्पीकरण की दर में वृद्धि करती है। ठीक है, हम जानते हैं कि तेज वायु में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। वायु के तेज होने से जलवाष्प के कण वायु के साथ उड़ जाते हैं, जिससे आसपास के जलवाष्प की मात्रा भी घट जाती है, इसीलिए कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। ठीक है, वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे होती? फिर खुले हुए बर्तन में रखे द्रव में निरंतर वाष्पीकरण होता रहता है। वाष्पीकरण के दौरान कम हुई ऊर्जा को फिर से प्राप्त करने के लिए द्रव के कण अपने आसपास से ऊर्जा अवशोषित करते हैं। इस तरह आसपास से ऊर्जा के अवशोषित होने के कारण शीतलता हो जाती है। जब आप एसीटोन को अपनी हथेली पर गिराते हैं तो क्या होता है? एसीटोन को इसके कण आपकी हथेली या उसके आसपास की ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं और वाष्पीकृत हो जाते हैं, जिससे हथेली पर शीतलता महसूस होती है। अरे भाई, नॉर्मल सा बात है। परफ्यूम है ना, परफ्यूम को हम मारते हैं जब अपने हाथ पे फुर्र से करके दबा के, तो क्या होता? बहुत तेजी से, बहुत प्रेशर के साथ वो आपके हाथ में पड़ता है, वो आसपास की ऊष्मा को संग्रहित करता है और आपका हाथ उस समय क्या होता है, जहाँ पे भी आप मारते हैं वो ठंडा होता है, ठंडा महसूस होने लगता होता है। ठीक है, तो ये चीज़ इसमें बताया जा रहा है। ठीक है, वाष्पीकरण जिससे हथेली पर शीतलता महसूस होती है। तेज धूप वाले गर्म दिन के बाद लोग अपनी छत या खुले स्थान पर जल छिड़कते हैं, क्योंकि जल के वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा गर्म सतह को शीतल बनाती है। ठीक है, आपने देखा होगा गांव में गर्मियों में हमें सूती कपड़े क्यों पहनने चाहिए? शारीरिक प्रक्रिया के कारण गर्मियों में हमें ज़्यादा पसीना आता है, जिससे हमें शीतलता मिलती है। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे कि हम जानते हैं वाष्पीकरण के दौरान द्रव की सतह के कण हमारे शरीर या आसपास से ऊर्जा प्राप्त करके वाष्प में बदल जाते हैं। वाष्पीकरण की प्रसुप्त ऊष्मा के बराबर ऊष्मीय ऊर्जा हमारे शरीर से अवशोषित हो जाती है। ठीक है, जिससे शरीर क्या होता है? शीतल हो जाता है भाई। चूंकि सूती कपड़ों में जल का अवशोषण अधिक होता है, इसलिए हमारा पसीना इसमें अवशोषित होकर वायुमंडल में आसानी से वाष्पीकृत हो जाता है। इसलिए हमको गर्मी के महीने में सूती कपड़े पहनने चाहिए। बर्फीले जल से भरे ग्लास की बाहरी सतह पर जल की बूंदें क्यों नजर आती हैं? बर्फीले जल से भरे किसी बर्तन में हम बर्फीला जल अगर रखते हैं ना, तो बर्तन की बाहरी सतह पर हमें जल्दी ही बर्तन की बाहरी सतह पर हमें जल की बूंदें नजर आने लगेंगी। वायु में उपस्थित जल वाष्प की ऊर्जा जो होती है ना, वो ठंडी पानी के संपर्क में आकर कम हो जाती है और यह द्रव अवस्था में बदल जाती है, जो हमें जल की बूंदों के रूप में नजर आने लगता है। ठीक है, यहाँ पे फिर से प्रश्न दिया गया है कि गर्मियों में हमें किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए? तो आपको पता, सूती पहनना चाहिए। कप की अपेक्षा प्लेट से हम गर्म दूध या चाय जल्दी क्यों पी लेते हैं? क्योंकि वो जल्दी से
वाष्पीकृत हो जाता है, उसकी ऊष्मा जल्दी से बाहर निकल जाती है। एसीटोन या पेट्रोल इत्र डालने पर हमारी हथेली ठंडी क्यों हो जाती है? क्योंकि वो आसपास के आवरण को, आसपास के ऊर्जा को एकत्रित संग्रहित कर लेती है और वो फिर क्या करती है, हमारी हथेली को ठंडी कर देती है। गर्मियों में घड़े का जल ठंडा क्यों हो जाता है? फिर गर्म शुष्क दिन में कूलर अधिक ठंडा क्यों करता है? ये सारी चीज़ें आप इन प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं इतना सब कुछ पढ़ के। ठीक है, चलिए आपने सीखा क्या फिर अभी तक? द्रव सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। पहले द्रव्य, सॉरी, ठीक है, हमारे आसपास द्रव्य 3 अवस्थाओं में होता है, ये भी पढ़ लिए। ठोस के कणों में आकर्षण बल सबसे अधिक, ठोस के कणों में आकर्षण बल सबसे अधिक और गैस के कणों में सबसे कम होता है। द्रव के कणों में इन दोनों के मध्यवर्गीय होता है, मतलब ठोस में सबसे अधिक, गैस में सबसे कम, बीच का होता है द्रव। ठोस के कणों में ठोसों को निहित करने वाले कणों के बीच का रिक्त स्थान और गतिज ऊर्जा न्यूनतम होती है। गैसों के लिए अधिकतम होती है, लेकिन द्रवों के लिए मध्यवर्गीय होती है। ठीक है, ठोसों के लिए उनके कणों की व्यवस्था अत्यधिक क्रमिक होती है। द्रवों में कणों की परतें एक दूसरे परत से फिसल या स्खलित हो सकती हैं। गैसों में कोई क्रम नहीं होता और इनके कण अनियमित रूप से विचरण करते हैं। ठीक है, पदार्थ की अवस्थाएं अंततः परिवर्तित होती हैं। पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन ताप और दाब में परिवर्तन से किया जा सकता है। ऊर्ध्वपातन प्रक्रम में ठोस पदार्थ द्रव में परिवर्तित हुए बिना हीट सीधे गैसीय अवस्था में आ जाता है। निक्षेपण प्रक्रम में गैसीय पदार्थ सीधे ठोस अवस्था में आ जाता है। ठीक है, ये भी हमने सीखा है। क्वथनांक की समष्टि परिघटना जो होती है वो, जिसमें समष्टि के कण द्रव अवस्था से वाष्प में परिवर्तित हो जाते हैं, ये भी हमने पढ़ लिया है। वाष्पीकरण एक सतह की परिघटना होती है। सतह के कण पर्याप्त ऊर्जा ग्रहण कर उनके बीच के परस्पर आकर्षण बलों को पार कर जाते हैं और उनके फिर बीच में क्या होती है, वो स्वतंत्र होकर फिर बहने लगते हैं, है ना। ये भी हमने पढ़ लिया था। वाष्पीकरण की जो गति होती है वो सतही क्षेत्रफल जिसका वायुमंडल के प्रति परित्याग होता है, तापमान, आर्द्रता, वायु की गति, ये सारी चीज़ें हैं। वाष्पीकरण से ठंडक उत्पन्न होती है, ये भी पता हो गया हम। और वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा ताप की वह मात्रा होती है जो 1 किलोग्राम द्रव को वायुमंडलीय दाब और द्रव के क्वथनांक पर गैसीय अवस्था में परिवर्तित करने हेतु प्रयोग होती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने अभी इसी चैप्टर में पढ़ी। यहाँ पे एक वो दिया गया है, यहाँ पे ये देख सकते हैं हम थोड़ा सा। वैज्ञानिक क्या करते हैं भाई, बोस, आइंस्टाइन, कंडेंसेट, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा। तो प्लाज्मा क्या है? प्लाज्मा ना, इस अवस्था में कण अत्यधिक ऊर्जा वाले अधिक उत्तेजित होते हैं। ये कण आयनीकृत गैस के रूप में होते हैं। ध्यान रखना, फ्लोरेसेंट ट्यूब, नियॉन बल्ब में प्लाज्मा ही होता है, आपको ये भी पता होना चाहिए। नियॉन बल्ब के अंदर नियॉन गैस और फ्लोरेसेंट ट्यूब के अंदर हीलियम या कोई और गैस भरी होती है। विद्युत ऊर्जा प्रवाहित होने पर यह गैस आयनीकृत मतलब आवेशित हो जाती है। आवेशित होने से ट्यूब या बल्ब के अंदर चमकीला प्लाज्मा तैयार होता है। ठीक है, गैस के स्वभाव के अनुसार इस प्लाज्मा में एक विशेष रंग की चमक होती है और प्लाज्मा के कारण ही सूर्य और तारों में भी चमक होती है। तो आपको पता हो गया कि प्लाज्मा के कारण होता है सूर्य तारों में चमक। उच्च तापमान के कारण ही तारों में प्लाज्मा बनता है। उच्च तापमान के कारण मतलब तारों में प्लाज्मा होता नहीं है, उसमें बनता है। ठीक है, और सूर्य और तारों में जो चमक होती है वो प्लाज्मा के कारण होती है। ठीक है, बोस, आइंस्टाइन, कंडेंसेट क्या है भाई? 1920 में भारतीय भौतिक वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस ने पदार्थ की 5वीं अवस्था के लिए कुछ गणनाएं की थी। उन गणनाओं के आधार पर अल्बर्ट आइंस्टाइन ने पदार्थ की एक नई अवस्था की भविष्यवाणी की, जिसे बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट कहा गया। 2001 में अमेरिका के एरिक ए कार्नेल, वुल्फगैंग केटरले और कार्ल ई वेमैन को बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन की अवस्था प्राप्त करने के लिए भौतिकी में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। किसको दिया गया 2001 में? पता होना चाहिए। एरिक ए कार्नेल हैं, वुल्फगैंग केटरले हैं और कार्ल ई वेमैन हैं। इनको बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन की अवस्था प्राप्त करने के लिए भौतिकी में नोबेल पुरस्कार मिला हुआ 2001 में। ये बात आपको ध्यान रखना है। सामान्य वायु के घनत्व के 1,00,000वें भाग जितने कम घनत्व वाली गैस को बहुत ही कम तापमान पर ठंडा करने से BEC तैयार होता है। ठीक है, तो ये हमें याद रखना भाई। चलिए, तो इसी के साथ ये चैप्टर तो हो गया समाप्त। ठीक है, इसमें ये थोड़ा सा हम देख सकते हैं। तापमान है, राशि, मात्रक है, केल्विन प्रतीक होता है के, लंबाई का मीटर, मीटर का प्रतीक होता है M, संहति का क्या होता है, किलोग्राम, मात्रक होता है, केजी से
मापते हैं। भार का न्यूटन होता है एन से, आयतन घन मीटर होता है एम क्यूब से, घनत्व किलोग्राम प्रति घन मीटर होता है, किलोग्राम प्रति घन मीटर यहाँ पे kg/m के पावर -3 करते हैं। दाब क्या है, पास्कल है, और पास्कल को PA से प्रकार बताते हैं। ठीक है, तापमानों को सेल्सियस इकाई में परिवर्तित करना है। यहाँ पे 300 केल्विन है, 573 केल्विन है। ठीक है, तापमानों को केल्विन इकाई में परिवर्तित करना, 25 डिग्री सेंटीग्रेड, 373 डिग्री सेंटीग्रेड। निम्नलिखित अवलोकनों हेतु कारण लिखना है। तो ये सारे प्रश्न दिए गए। तापमानों पर जल की भौतिक अवस्था क्या होती है। पुष्टि हेतु कारण देना है कि जल कमरे के ताप पर द्रव है, लोहे की अलमारी कमरे के ताप पर ठोस होती है। ऐसा क्यों होता है ये आपको बताना है। ठीक है, तो फिलहाल ये रहा आपका चैप्टर, हो गया पूरा समाप्त। ठीक है, और NCERT का क्लास 9 का ये साइंस है। और अब ऐसे क्या करेंगे ना कि ये साइंस वाला भाई इसी लगे हाथ निपटा देंगे। इधर साइंस निपट जाए, फिर उधर इकोनॉमिक्स भी ख़त्म करेंगे, फिर उसके बाद ज्योग्राफी भी ख़त्म कर देंगे, हिस्ट्री भी ख़त्म कर देंगे 9th क्लास वाली। उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे हम 10th वाली क्लास पर। ठीक है, तो इस तरीके से धीरे धीरे करके सारी के सारे NCERT हम सब कवर कर लेंगे। तो इसी के साथ फिलहाल आज की वीडियो यहीं समाप्त करेंगे। अगली वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।